नमस्कार दोस्तों, मंथन के आज के प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स विषय से संबंधित हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे कि फिजिक्स विषय में कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जाएं, कैसे बालक कंपटीशन में या 11th-12th या बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में अच्छे अंक हासिल करें। धन्यवाद। Hello everyone, welcome to the 5th episode of Manthan. I am Priyanshi Sharma from Target NEET Batch, and today we are going to firstly target a very mandatory topic of the day, which is physics. So sir, physics काफ़ी बच्चों को, यूँ कहें कि ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी टफ सब्जेक्ट लगता है। और अगर स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखा जाए तो नीट और IIT JEE दोनों के लिए इसके लिए काफ़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है। नीट में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है फॉर सिलेक्शन, और IIT JEE में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो जाता है और काफ़ी अच्छे से तैयार करना पड़ता है ऑन द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर गुड रैंकिंग। सो प्लीज टेल अस हाउ टू डील विद इट। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह का परसेप्शन बना लेते हैं। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। हाँ, थोड़ा सा इसको तैयार करने के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रेटजी तो होती है, लेकिन जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट्स को क्लास में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना चाहिए, बहुत फोकस होना चाहिए उस टाइम जब वो टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में। दूसरा ये कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट कई स्टूडेंट्स के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, तो कई बार उनके लिए भी ये टफ हो जाता है। तो यदि आप इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा रुचि रखते हैं और फिर क्लास में कंसंट्रेशन अच्छा देते हैं, तो ये सब्जेक्ट फिर बहुत अच्छे से डील होता है और बहुत स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए तब इंटरेस्टिंग हो जाता है। या जिन बच्चों के लिए टफ होता है, तो इनमें ये बातें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। और हम फैकल्टी मेंबर जब इस टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं इन चीज़ों को कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम फोकस कर रहा है क्लास में या कॉन्सेंट्रेट कम है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से वो सीख रहा है, उसमें इंटरेस्ट अच्छा है, तो वो फिर चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चे सीखते हैं। क्यों सर? जी, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। और मेरा ऐसा मानना है कि फिज़िक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नीट के बच्चे के लिए और जेई के बच्चे के लिए बिल्कुल अलग अलग ढंग से होती है। जहाँ तक बात की जाए नीट के बच्चे की, तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच में दिक्कत आती है। शुरुआत में उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स उसका सब्जेक्ट होता नहीं है। तो कई बार वो वहाँ पर स्ट्रगल फील करता है और अपने माइंड में परसेप्शन बना लेता है कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट टफ है। तो अगर पूरी तरह से देखें तो फिज़िक्स सब्जेक्ट एक तरह का कॉम्बिनेशन है, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि पहला मैं कहना चाहूँगा कि पहला है कंसेप्ट, मेजर पार्ट कंसेप्ट, और जो दूसरा है वो है आपका मैथमेटिकल अप्रोच का पार्ट या एनालिटिकल पार्ट भी आप जिसे कह सकते हो, और तीसरा है कि आपकी इमेजिनेशन क्या है सब्जेक्ट को लेकर के। कहीं ना कहीं इमेजिनेशन का मतलब मैं ये समझाना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा कितनी प्रैक्टिस कर रहा है और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, एप्लीकेशंस क्या है उसका। हाँ, बिल्कुल सही, आप यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि एप्लीकेशन क्या कर सकता है, कितना सोच सकता है एप्लीकेशन के बारे में, जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहा है उसका वो कितना अच्छे से एप्लीकेशन कर सकता है, या कहाँ पर उसे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है और कहाँ नहीं अप्लाई करना है। तो अगर बच्चा कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट के लिए तो थ्योरेटिकल अप्रोच अच्छी रखे, कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसका, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो प्रैक्टिस अगर करता है तो एप्लीकेशन की भी प्रैक्टिस उसकी हो जाती है। अगर वो बहुत अच्छा इन तीनों का कॉम्बिनेशन रख लेता है तो काफ़ी हद तक वो फिज़िक्स सब्जेक्ट को अपने लिए आसान महसूस करेगा और उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों सर, आपको कैसा लगता है सर? जी सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं भी इसमें अपनी बात रखना चाहूँगा सर। मैं जैसे जो बायो सेक्शन की जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा आशुतोष सर ने और PN सर ने बताया, मैं इस प्रश्न के संदर्भ में आगे यह कहना चाहूँगा कि 11th में बायो सेक्शन लेते ही मैथ्स का थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद मैथमेटिकल अप्रोच बच्चों का कम हो जाता है। स्टूडेंट इसे उतना ज़रूर नहीं समझते और आगे चलकर वे उस मैथ्स के कम नॉलेज के साथ ही फिजिक्स को तैयार करने लग जाते हैं। मेरा मानना है कि मैथ्स के सभी बेसिक चैप्टर्स की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो तो बच्चों को कर ही लेने चाहिए, और ये स्टूडेंट 12th में केवल थ्योरी के साथ तैयारी करने लग जाते हैं। अब इनके लिए फिजिक्स वाकई में टफ या रट्टाफिकेशन हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट को 11th में मैथमेटिकल टूल्स वगैरह को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। जब आगे फिजिक्स पढ़ते हुए अगर मैथमेटिकल स्टेप में बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसमें उसे कतई संकोच नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो देखें, जैसा कि सर ने बताया कि एक तो
ये जो सब्जेक्ट है उसमें 3 कॉम्बिनेशन है, जैसा पी एस ने बताया कि भाई इसमें मैथमेटिकल अप्रोच है, एप्लीकेशंस हैं और का थियोरिटिकल पार्ट भी अपने आप में वो काफ़ी है। और सर ने जैसा बताया कि 11th में स्टूडेंट्स जो है वो कई बार कुछ दिनों बाद मैथ से उसका जो है टच छूट जाता है और फिर वो बिना उसके ही फिजिक्स को सीखना चाहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स तो 12th की प्रिपरेशन में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गैप बन जाता है नीट के स्टूडेंट्स का। और जहाँ बात कर रही हैं जेई के की टफनेस की या फिर कॉन्सेप्चुअल बात की, तो वहाँ स्टूडेंट्स अगर कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा फोकस करे, बहुत अच्छे से कमांड करे कि भाई हाँ जो चीज़ हमने सीखी वो प्रॉपर है, उसकी वैलिडिटीज़ वगैरह चेक करे कि वो कॉन्सेप्ट किस हद तक किस लेवल पे लग रहा है, कौन से डोमेन में वो एप्लीकेबल है, कौन से डोमेन में एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ फिर फिजिक्स जो है अच्छे से डील हो पाती है। तो फिजिक्स में जब IIT जेई की बात करते हैं तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करने लग जाती हैं कि कोई कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं और वो कहाँ वैलिड है और कहाँ वैलिड नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आई होप इट विल हेल्प एवरीवन। सो सिद्धार्थ सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, तो वो सबसे पहले शुरुआत होती है उसकी क्लासरूम से, लेक्चर्स से जो हम अटेंड करते हैं। तो उस वक्त एज अ स्टूडेंट हमारा माइंडसेट क्या रहना चाहिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या रहना चाहिए, और या फिर हम यूँ कहें कि हम जहाँ पर उस टाइम बैठे हुए हैं हमारा इमेजिनेशन पावर कैसे हम वहाँ तक पहुँचाएं कि हम इतना गेन कर पाएँ कि हम घर जाके उसका 100% ऑलमोस्ट 100% आउटपुट निकाल पाएँ। सो प्लीज़ टेल अस। स्टूडेंट क्लास में कई बार कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते हैं, आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर द्वारा सिखाई गई बात अगर उसी समय सुन ली जाए या ठीक से समझ ली जाए तो असल मायने में आपकी प्रिपरेशन का पहला कदम तो वहीं पूरा हो जाता है। एक स्टूडेंट के ब्रिलियंट या गुड स्कोरिंग स्टूडेंट बनने में क्लास कॉन्सेंट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आपका पूरा फोकस कंटेंट पर ही होना चाहिए। क्लास लर्निंग आपकी प्रिपरेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें यदि क्लास में चल रहे टॉपिक को थोड़ा पहले से बुक वगैरह से पढ़कर जाया जाए तो आपके समझने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि यदि क्लास में पढ़ते समय आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप उसे तुरंत उसी समय अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करें और आपके दिमाग में उसी प्रश्न की एनालिसिस भी चलनी चाहिए और आप ड्यूरिंग द क्लास भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता है कि इस क्वेश्चन को आपको 2 मिनट में या फिर 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो उस समय आपको क्वेश्चन को जो है तुरंत रेस्पॉन्स करना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है क्वेश्चंस को कम से कम स्टेप में सॉल्व करें या फिर आप उसे ऑरली सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन टीचर को रेस्पॉन्स अवश्य करें। यह भी आप इसे यही मानिए कि यह भी आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट है, सो इसे भी सीरियसली लेना चाहिए। आगे मैं यह कहना चाहूँगा कि क्लास ऑफ होने के बाद या स्कूल ऑफ होने के बाद में जो भी आपकी क्लास में डाउट रह जाते हैं उन्हें आप जो है अपने टीचर से क्लियर करके ही जाए। मतलब आपके जो डाउट है पर डे की जो डाउट है आपको पर डे सोल्व कर लेने चाहिए, उन्हें पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि क्लास की लर्निंग तब और बेहतर हो जाती है जब आप क्लास में बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं। तो पहली बात तो ये आप क्लास में बहुत अच्छे नोट्स बनाएं और आगे जो भी टीचर क्लास में जो कहता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप तुरंत मार्क कर दें। ऐसा करने से आपकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं यातिका शर्मा टारगेट जेई बैच की स्टूडेंट हूँ और मैं पीएन सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ। सर आपने बताया कि क्लास में कैसे अटेंटिव होकर सुनना चाहिए, नोट्स लिखने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखने चाहिए। तो फिर जब हम घर जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकें, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम में। तो घर पर जाके कैसे नोट्स बनाएं या फिर चीज़ों को कैसे रिवाइज़ करें और फिर किस तरीके किस लेवल के क्वेश्चन चीज़ों को करें कि एग्ज़ाम में जो है अपना बेस्ट दे पाएँ और अच्छा जो जितनी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से कितना अच्छा करके पेपर में। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और एक छात्र की सफलता में उसके घर की पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है इस बात का कि वो बच्चा घर पे कितने आवर्स पढ़ाई कर रहा है और किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई तो हर बच्चा करता है, लेकिन पढ़ाई को सही तरीके से एक सुनियोजित ढंग से, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके कम से कम समय में। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ ये ध्यान देनी चाहिए कि आपको 2 से 3 घंटे की एक सिटिंग की आदत अपने अंदर डाल लेनी चाहिए कि आप लगातार जब भी पढ़ें तो कम से कम आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई का एक दौर रखें। फिर उसके बाद आप बीच में थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट का 15 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं।
अपने माइंड को आप रिलैक्स कर सकते हैं, टहल सकते हैं। और रहा सवाल इस 2-3 घंटे के दौरान पढ़ने का, तो इस 2-3 घंटे के दौरान आप चाहें तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ लें जिसमें आपको विशेष रुचि हो, यदि आप बोर नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए, तो आप सब्जेक्ट को बदल भी सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको अपने अंदर एक सिटिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि आप बैठें, पढ़ें, लगातार पढ़ें। फिर उसके बाद आप दूसरी सिटिंग लें इसी प्रकार से। हाँ, दूसरी सिटिंग के बाद जब आप 3rd राउंड में पहुँचे तो आप एक लंबा अंतराल 1 या 1.5 घंटे का ले सकते हैं, जिसमें आप अपना लंच ले रहे हों या डिनर कर रहे हों, इस तरह से आप कुछ कर रहे हों। इसके अलावा अब पढ़ना कैसे है? पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप का जो भी क्लास में चल रहा है, जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी आपकी जो भी करा रही है जिस सब्जेक्ट में, तो आप उसका एक तो रिवीजन ज़रूर करें कि क्लास में क्या चल रहा है, उसका आप रिवीजन प्रॉपर ज़रूर रखें। उसके अलावा आपके जो पीछे के टॉपिक्स हो गए हैं उनको भी आप कंटिन्यूअसली डे टू डे टाइम गैप बना करके एक पूरे के पूरे एक साइक्लिक वे में रिवाइज करते रहें, जिससे कि वो भी आपका टच में बना रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपसे अछूता रह जाए कि काफ़ी समय हो गया आपने उसको उठा करके देखा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, वो आपके माइंड से निकलता जा रहा है। तो आपको उस पर जब आप रिविजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर संक्षेप में बताना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आप अपना सुनियोजित ढंग से होमवर्क करें। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जो भी आपके टीचर्स आपको होमवर्क असाइन करते हैं, उसको आप रेगुलर करें। अगर इस बात को आप अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो कई बच्चों से बात करी गई जो अपने जीवन में सफल हुए, कई सफल व्यक्तियों से अवलोकन किया गया, तो ये देखा गया कि एक बच्चा या एक व्यक्ति जो अपना रोज का काम रोज ही खत्म कर लेता है, ये एक सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। इसके अलावा जो दूसरी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है या आप नियमित नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करके भी अच्छे परिणामों के लिए आप श्योर नहीं हो सकते कि परिणाम अच्छे ही आएंगे। इसका मतलब इन सारी बातों की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब आप एक कंसिस्टेंसी में पढ़ाई करते हैं, आप लगातार नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रख सकते हैं कि पढ़ने के तरीके में आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप प्रॉपरली लिख सके कि आपको ये चीज़ें पूछनी हैं। तो जब आप नेक्स्ट डे फैकल्टी के पास जाएं तो आप एक साथ ही उन डाउट्स को पूछ लें, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसके अलावा आप चाह सकते हैं कि एक फ्लैश नोट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि जब आप दोहरान करें, जब रिवीजन करें, तो आपका कम से कम समय लगना चाहिए और कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए। सर, जो आपने बताया कि हम ना सेल्फ स्टडी करते हैं, 2-3 घंटे हम बैठ लिए, तो 10-15 मिनट का जो हम रिलैक्सिंग फेज बोलते हैं वो ज़्यादातर रिलैक्सिंग के बजाय डिस्टर्बिंग फेज बन जाता है कि हमें ना 10-15 मिनट की जगह 1 घंटा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर हमने 10-15 मिनट में रिलैक्स होने के लिए, सो कॉल्ड रिलैक्स होने के लिए हमने जो चीज़ें की है वो हमारे आगे के आधे घंटे तक चलती रहती हैं और वो हमें पढ़ाई में डिस्टर्ब करती हैं। तो 2-3 घंटे हमने पढ़ा और फिर हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, वो ज़रूरी है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ब्रेक तो जरूरी है, मगर किस तरह का वो ब्रेक होना चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ही ना हो हमारे आगे? आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ से आप बहुत जल्दी रिफ्रेश हो जाएं। और कई बच्चे होता है कि कई बच्चे टीवी देख लेने से हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसा होता है कि बैठ करके बाहर घूम लिए इससे हो जाते हैं, कुछ बच्चे टहल लेने से हो जाते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक देखने से हो जाते हैं। मतलब आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है, आप 15-20 मिनट अगर उसको देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप एकदम से आपकी जो भी निरस्ता आई थी पढ़ाई की वजह से, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम किसी काम पर हैं, ओके, तो वो निरस्ता दूर हो जाती है। हाँ, इसमें जो इनका कहना है कि बीच में जैसे गैप है वो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नहीं तो आपके अंदर नियमितता की कमी है फिर तो। मुझे इसमें लगता है कि देखिए, इसमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। हाँ, डिसिप्लिन और नियमितता, तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा कि आपके अपने जो है अपने खुद पर अपने को ऑर्डर देना होगा कि नहीं, हमें 20 मिनट में जाना है और रेडी होकर के और रिफ्रेश होकर के वापस आना ही आना है। सेल्फ कंट्रोल, तो सेल्फ कंट्रोल ही यहाँ पर एक्चुअल में सही कारगर सोल्यूशन निकलता है। और सेल्फ कंट्रोल जो स्टूडेंट या जो भी इंसान हो जाता है तो वो फिर इन सब चीज़ों में उसे प्रॉब्लम नहीं आती है। थैंक यू सर। मैं गोहिल सिंघल, क्लास 12th JEE बैच से। मैं आशुतोष सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि
सर जैसा कि आपने हमें बताया कि हमें क्लास में कैसे अटेंटिव रहना चाहिए, कैसे हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कैसा रहना चाहिए, और पीएन सर आपने बताया कि हमें जो घर पर हमारा पढ़ाई रहने वाली जो कंसिस्टेंसी वाली बात है वो हमारे कैसे मेंटेन रखनी चाहिए। अब एवी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हम बीइंग एन जेईई एस्पिरेंट, मैं जब एग्ज़ाम करता हूँ तो स्टार्टिंग का जो इनिशियल 1 घंटा होता है वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, बट धीरे धीरे आते आते लास्ट तक हमारी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बीइंग अ जेईई स्टूडेंट, जो हमारे एक ही दिन में 3-3 घंटे के जो 2 पेपर लगते हैं, आप हमें बताइए कि हम हमारे एफिशिएंसी रेट को लास्ट तक कैसे मेंटेन रख पाएँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। टेस्ट पेपर देना भी आपकी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार स्टूडेंट्स के ऊपर ये छोड़ दिया जाता है फैकल्टीज़ के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा कि हमने पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, और फिर वो टेस्ट पेपर अपने तौर तरीके से दे। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे मतलब ऐसा नहीं कि फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आ गया तभी केवल इसकी ज़रूरत है। तो ये इसको भी पूरे थ्रू आउट द ईयर, जब से आप प्रिपरेशन के पहले दिन से ही मतलब जब आप शुरू करते हैं तो तब से इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जो इसमें रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जब भी अपने जो है जहाँ भी आप कोचिंग्स ले रहे हैं, स्कूल ले रहे हैं, वहाँ पर जब आप वीकली या मंथली टेस्ट पेपर देते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो उसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत एकदम शांत होनी चाहिए। आप बहुत कूल होकर के पेपर देने जाएं, ये मानते हुए कि जो ये पेपर है ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो यह चीज़ एक तरफ मानना कि ये फाइनल एग्ज़ाम है और फिर अपने आप को बहुत कूल रखना, ये थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं। कई बार बच्चे उस पेपर को इतना सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, और जब ये इतना सीरियसली ले लेते हैं तो फिर वो ओवर एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं। तो ये एक सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है, और हर पेपर को अपना ये लास्ट पेपर ही मान के चलना चाहिए कि ये हमारा वो पेपर है जिससे हमें क्वालिफाइड होना है। तो शांत रह करके और एकदम कूल माइंड होकर के पेपर देने जाना, ये हुआ पेपर देने से पहले की मानसिक स्थिति। वहाँ जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो अब आप जब पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यह बहुत ज़रूरी है कि एक बार तो आप पेपर को इस हिसाब से पढ़ लें कि यह तय कर लें कि इनमें से कौन सा पेपर सिंपल है। वो हमें आइडिया लग जाता है बच्चे को, वो जैसे ऐसे बस पेज पलटते हुए क्वेश्चनों को देखते हुए उसे आइडिया हो जाता है कि हमने जो प्रिपरेशन की थी, जो तैयारी की थी, उनमें से ये वाले पार्ट सिंपल हैं और ये हमें आते हैं। तो इससे ये डिसाइड हो जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा आज के पेपर में सिंपल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या जो हमें ज़्यादा अच्छा आता है, 2 चीज़ें, हमारी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है, तो हम पहले से माइंडसेट लेके जाते हैं कि भाई हमें वही वाला पेपर तो अटेम्प्ट करना है। होता गया कई बार ऐसा हो जाता है कि वही वाला पेपर ही टफ आ गया, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो उस पेपर को टफ बना रहे हैं और सब्जेक्ट की तुलना में दूसरे सब्जेक्ट आज सिंपल आए हुए हैं। तो यहाँ फिर स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो जाता है और इसकी वजह से पेपर के बिगड़ने के चांस होते हैं। तो आप पहले से तो प्री प्लान करके ना जाएँ कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना है, आप वहाँ जाएँ और फिर वहीं डिसाइड करें कि आज कौन सा पेपर सिंपल आए। तो आपने इतनी तैयारी कर ही रखी है कि तीनों पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, तीनों पेपर अच्छे से करने हैं। तो पहले तो मैंने ये चीज़ इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा। अब जब आप वो डिसाइड कर लेते हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आपका जो सब्जेक्ट तैयार है, इंटरेस्टिंग है, और वही पेपर सिंपल आ जाए, ये समझ लीजिए फिर एक बस लक ही मान के चलें से। ये आपके लिए यदि ऐसा हुआ है तो फिर आपके लिए लकी जो है टाइम रहा, लकी दिन रहा। अब आती है बात कि चलिए अब पेपर आपके अकॉर्डिंग आ गया, तब पेपर की आपने शुरुआत की हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेपर, देखिए दोनों सिचुएशन है कि आपका जो सब्जेक्ट सबसे टफ है उसका पेपर, जो सबसे आपका अच्छा है उसका पेपर तो टफ आ गया है और दूसरे सब्जेक्ट के पेपर थोड़े से ठीक आए, नॉर्मल आए। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको वहाँ डिसाइड करना होगा कि जो उनमें से सबसे सिंपल पेपर उससे ही शुरुआत करें। अब आती बात, आपने पेपर देना शुरू कर दिया तो आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं, जो आपको आते जाएं उन्हें करते चले जाएं। पेपर को हमेशा 2 राउंड में लेना चाहिए। पहले राउंड में उन क्वेश्चनों को करते चले जाएं जो आपको 100% आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपने बहुत पहले कर रखी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने क्लास में या घर पे स्टडी जिन तरह के क्वेश्चनों की होती है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन वहाँ पर आया होता है। और देखिए अच्छी फैकल्टी उस तरह के क्वेश्चन कराती है, अच्छे टीचर्स मतलब क्लास में इतना वर्क करा देते हैं कि वो वैसा ही क्वेश्चन लगभग आता है। मैं तो कहता हूँ 90% तक मैच कर जाती हैं। कई ऐसी फैकल्टीज हैं जिनके नोट से एज इट क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार तो 100% तक मैच होने की संभावना रहती है कि हाँ क्लास में जो डिस्कशन हुआ है वही पेपर में वहाँ आया भी है। तो आप पहले राउंड में क्वेश्चन करते जाएं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि थोड़े से टफ हैं, थोड़े से लेंदी हैं कैलकुलेशन में, तो उनको आप मार्क कर लें सेकंड राउंड के लिए, और पहले राउंड में आप स्पीड में से जो है पेपर को करते चले जाएं। फुल कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है अच्छी एफिशिएंसी के लिए, बिना एरर के अगर आपको पेपर करना है, सिली मिस्टेक्स ना हो। वहाँ तो कई बार बच्चा ऐसा कर देता है कि क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ता ही नहीं है। तो अब जब क्वेश्चन को बच्चा सही से पढ़ेगा ही नहीं, वो बाद में बताता है करके सर मैंने इसको 0.5 to 5 पढ़ लिया,
और वो सेंटीमीटर को मीटर पढ़ लिया। अब ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मतलब सिलेक्शन को रोकने में, आपके रैंक खराब करने में। तो यहाँ ज़रूरी है कि बहुत ध्यान से तो पढ़ना है। कंसंट्रेशन का जो सबसे बेस्ट यूज है वो एग्ज़ाम हॉल में ही होना चाहिए शायद, मुझे लगता है। अब आती है बात कि आपने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, लगभग 70% पेपर आप कर चुके होते हैं। और मैं यहाँ एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि एक होता है कॉन्फिडेंस जो पेपर के पहले होता है, ठीक है, एक होता है जो ड्यूरिंग द पेपर होता है, वो कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब आप 70% पेपर कर चुके होते हैं और आपको लग जाता है कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो अब इस जगह पे आपको फील होता है कि मैं तो सेलेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ये चीज़ आपने कंफर्म कर ली। अब बनानी है क्या, रैंक। तो जो सेकंड राउंड है जब आप शुरू करते हो तो वो आपको इस कॉन्फिडेंस की वजह से अब आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो उस 2 घंटे के बाद, जो लास्ट का 1 घंटा बच रहा होता है, तो वहाँ अच्छा फील कर रहे होते हो। तो अब ये जो सेकंड राउंड है उसमें वो क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, तो जो पहले राउंड में यदि आप करते तो हो सकता नहीं कर पाते, तो इस सेकंड राउंड में फिर पेपर को आप अटेम्प्ट करें। लगभग आप 90% तक पेपर को अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वो हमारे टच से बाहर हैं या कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी में नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। मैं यहाँ लाइन ऐसा कहना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं जो छोड़ने के लिए ही होते हैं, जेई एडवांस में खास तौर से। नीट में तो खैर ऐसे नहीं आते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो, लेकिन बस ये कसम नहीं खा के जानी चाहिए कि नहीं मुझे तो 100% पेपर करके ही जाना है। और यदि आपसे हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आजकल बच्चे 100% पेपर करके आते हैं, बिल्कुल करके आते हैं। और आपने सुने होंगे अभी बीच में पीछे जो रिजल्ट्स हैं उनमें 100% बच्चों ने पेपर आंसर किया है। और यहाँ एक और चीज़ है कि जब आप रेगुलर जो टेस्ट पेपर आपके चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, जो कोचिंग से या स्कूल्स में आपको करवाई जा रही हैं, मैं वहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि पेपर आप जब देते हैं तो उसको कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि पेपर दे दिया उसके बाद बस उस पेपर को छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ कि पेपर देने के बाद भी बहुत बड़ा रोल रह जाता है। उस पेपर को घर में पढ़ना चाहिए और उसे दोबारा जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उन देखना चाहिए वो क्यों नहीं आए, तो बाद में जो पेपर की एनालिसिस है, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है उसके पेपर के बाद की एनालिसिस किसी काम की नहीं है ना, उसने तो आपका 1 साल ख़राब कर दिया। लेकिन ये जो रेगुलर टेस्ट पेपर हो रहे हैं इसमें पेपर की जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स थोड़े से वीक होते हैं वो यदि बाद में पेपर को बहुत अच्छे से लगाएं और उससे रेलेवेंट थ्योरी को, उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को, प्रैक्टिस को और बढ़ाएं, तो वो सेकेंड वाले पेपर में हो सकता है कि फिर से वो अच्छा नहीं करें। तो शुरुआती बार में ऐसा हो सकता है कि वो पहला राउंड जो है इंस्टीट्यूट का या कोचिंग का जो पेपर आप दे रहे हैं उसमें आपके कम मार्क्स आते रहे, ऑन एवरेज आते रहे। लेकिन ऐसा होगा कि जो सेकेंड राउंड होगा, जो रिवीजन होगा, उसमें फिर आप अच्छा करने लग जाओगे। क्योंकि बस इतना सा फर्क रह जाता है कि एक बच्चा जो टॉप कर रहा है उसे सब कुछ आता है, तो वो पेपर से पहले तैयारी कर रहा है और आप पेपर देने के बाद तैयारी कर रहे हो, इतना ही तो फर्क रह जाता है। तो एक जो एवरेज स्टूडेंट है उसे क्या करना चाहिए, मैंने उसमें ये बात जोड़ना चाहा कि उसे हर पेपर के बाद पेपर को ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। मतलब आपको पेपर के पहले यदि 50% आता था, 60% आता था, तो आपको पेपर के बाद 100% आना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जैसा कि पीएन सर ने हाउ टू स्टडी एट होम पर बात की, सर ने क्लास पर कैसे पढ़ना उस पर आपको आंसर दिए, और टेस्ट पेपर के तरीके पर मैंने कुछ बताया आपको। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत सरल भी होगा, इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा, और आप इसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ साथ अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो इतनी सारी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम ज़रूर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और मुझे लगता है ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जो स्टूडेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा हो, बाहर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टूडेंट चाह ले और पूरी एनर्जी से चाह ले तो सब कुछ वो मतलब पा सकता है। तो मेरा तो आप सबसे ये कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट को लेकर के कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो फिर आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स के इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।